हेलो एमर्स, माफ़ी चाहूँगा, पिछला लेक्चर जो था वो अचानक से कट गया और हमें पता नहीं चल पाया। तो अगेन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअल में हम बात कर रहे थे यूनिट के बारे में कि भैया कैसे सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है ना। यूनिट का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो यूनिट का मतलब मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जैसे मान लीजिए कि इससे जो मिलके बनेगा, मान लेता हूँ कि मान लो किसी भी पॉइंट को, मतलब ए को मैंने मान लिया कि ये यूनिट है। अब ये ए जो है ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुपिंग बना के बहुत सारे ए ज्वाइन कर लिया, यानी बहुत सारे ए यहाँ पे कंबाइंड हो गए। अब ये बहुत सारे ए एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो पदार्थ है वो एक्चुअल में कैसा बिहेव करेगा, इस ए जैसा ये ए काम कर रहा है वैसा ही ये भी काम करे। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या होगा, एक यूनिट होगा। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल, इस बात को याद रखेंगे। तो यूनिट का अर्थ यही होता है। और मैंने एक्चुअल में एग्जांपल किसका लिया था, हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में। और वहीं तो मेरी कहानी थोड़ी सी डगमगा गई थी कि हॉस्पिटल में जैसे कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कई सारे वार्ड होते हैं, है ना। और हर वार्ड का अलग अलग काम होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बैठा है यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट बैठा है, आर्थोपेडिक बैठा हुआ है, या इसके अलावा हम देख सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठा हुआ है। तो अलग अलग लोग हैं, डेंटिस्ट बैठा हुआ है। अब इस हॉस्पिटल के अंदर जो काम होता है वही सिंगली एक वार्ड के अंदर भी काम होता है कि नहीं? यानी ये अपने आप में क्या है, एक यूनिट है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक हॉस्पिटल के अंदर सब चीज़ें आती हैं तो अकेले भी एक चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कई सारे हॉस्पिटल ऐसे देखे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट वाला ही स्पेशलिस्ट बैठता है, यानी कार्डियोलॉजिस्ट ही बैठेगा, यानी सिर्फ कार्डियोलॉजी वाला हॉस्पिटल, सॉरी हार्ट का हॉस्पिटल। यस और नो? केवल आप हार्ट का हॉस्पिटल देखेंगे, नहीं देखें, जिसमें केवल हार्ट की बीमारी को दूर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपेडिक बैठा है, ऐसा भी हॉस्पिटल देखा है कि नहीं देखा है? यानी अपने आप में भी एक हॉस्पिटल बन सकता है इनका, केवल एक एक का स्पेशलिस्ट बैठे। तो ऐसे ही हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो आंख वाँख चेक करते हैं, तो आंख के डॉक्टर का अपना एक अलग हॉस्पिटल होता है कि नहीं होता है? देखते हैं कई तो केवल स्पेशली केवल आंख के डॉक्टर का, सॉरी आंख का ही हॉस्पिटल है। तो इसका मतलब हर एक वार्ड अपने आप में एक यूनिट की तरह अकेले भी आइसोलेटेड भी काम कर सकता है कि नहीं है? और वैसे ही काम कर सकता है जैसे ये पूरा सिस्टम मिलकर काम कर सकता है। यानी अकेले हम कार्डियोलॉजी के लिए एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, यस और नो? आंख के लिए हम अकेले ही एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इसका मतलब ये सभी मिलके जो काम करवाएंगे वो अकेले भी कर सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, एक यूनिट है। यूनिट का अर्थ यही होता है। समझ में आ रहा है ना? यूनिट का मतलब इकाई, एक। अब इस एक से ही कहानी स्टार्ट होती है। जैसे आपके पास रुपया आता है तो सबसे पहले क्या आता है, 1 रुपया आता है। इस 1 रुपये से ही सभी रुपये बने हुए हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 100 रुपया, तो इसका मतलब 100 ठो 1 रुपया हुआ। समझ में आ रहा है ना? यानी इस रुपये की इकाई क्या है, 1 है। यानी इस रुपये के लिए फंडामेंटल चीज़ क्या है, वो 1 रुपया है। क्लियर है? इस 1 रुपये से ही 100 रुपया बना हुआ है, ऐसा नो? और ये 100 रुपया भी वही काम करेगा जो ये 1 रुपया करेगा। दैट मीन्स उस 1 रुपये के पास भी कैपेसिटी है। हाँ, ये बात अलग है कि मान लीजिए 100 हो गया तो इसका मतलब चीज़ें बदल जाएंगी, मतलब 100 गुना काम होगा, यहाँ पे 1 गुना काम होगा, लेकिन काम वही होगा जो वहाँ पे होगा। 1 रुपया भी रुपया है, 100 रुपया भी रुपया है। क्लियर है? आई होप समझ गए होंगे आप। तो यूनिट का मतलब क्या होता है कि अकेले वो काम कर सकता है, जो मिलके काम करता है। यानी सेल क्या है हमारे लिए, फंडामेंटल लाइफ की एक यूनिट है। यूनिट क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई थी। आपने पिछले क्लास में ये देख लिया था कि भैया एटम आते हैं, एटम क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, सॉरी माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल से क्या बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये एक्चुअल में मैक्रोमोलिक्यूल्स कुछ और नहीं, न्यूट्रिएंट ही थे। क्या थे, न्यूट्रिएंट। जैसे कि प्रोटीन हो गया, इसके अलावा फैट हो गया। तो ये सब के सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। क्लियर? अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल, एक सेल का अंग बनाते हैं। और जब सेल के अंग आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, तब क्या बनता है, सेल। तो सिंपल, सबसे पहले एटम आएगा। एटम क्या बनाएगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स से क्या बनेगा भैया, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, फैट, ईटीसी। और उसके बाद क्या बनेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। यानी हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, इनको हम कोशिकांग बोलेंगे। और ये बन गया हमारा कोशिका। अब कोशिका से कहानी खत्म नहीं हो रही है, कोशिका से कहानी स्टार्ट हुई, जान यहाँ पे आ गई है, लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो गई, लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई है। ये लाइफ की पहली इकाई, ये 1 रुपया है। अब इसी 1 रुपये से 100 रुपया भी बनेगा, 1000 रुपया भी बनेगा। अब सेल से क्या बनता है भैया, टिश्यू बनता है। सिमिलर टाइप के सेल मिलते हैं तो क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है भैया, ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम।
देखो कितना तगड़ा कहानी चल रहा है। सेल, सेल मतलब कोशिका, टिश्यू मतलब उत्तक, है ना, और फिर ऑर्गन, ऑर्गन मतलब अंग। देखो सेल बनाएगा टिश्यू, सेल क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा, ग्रुपिंग करके क्या बना देगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब समझते हो अंग, अंग मतलब आँख, कान, नाक, ये सब अंग है। क्या है ये, अंग है। आँख, कान, नाक, जीभ, होंठ, ये सब देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब के सब क्या है, एक अंग है। और हर एक अंग के पास एक सिमिलर टाइप का सेल पाया जाएगा, स्पेशल टाइप का सेल पाया जाएगा। ओके, अब जैसे कि आप देखते हैं हर हर अंग अलग अलग काम करता है। जैसे स्पेशली मैं लेता हूं सबसे पहले दांत, क्या एक ऑर्गन है, हाँ सर मान सकता हूँ दांत एक ऑर्गन है। जीभ ऑर्गन है, बिल्कुल सर। उसके बाद जस्ट अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फूड पाइप है, क्या है, फूड पाइप, यानी इसोफेगस इसको बोलते हैं, ये भी एक अंग होगा। फिर उसके नीचे जाएंगे तो पेट है, स्टोमक है, स्टोमक भी अपने आप में एक पेट होगा। उसके जस्ट बगल में एक पाइप लगी हुई है, मैंने उसी से कनेक्टेड है पाइप, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, क्या वो एक अपने आप में एक अंग है, बिल्कुल। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वो अपने आप में अंग है। फिर इधर बगल में लीवर लगा है, फिर इधर पैनक्रियाज लगा है ना। तो ये सब के सब अंग है कि नहीं है, ये सभी अलग अलग अंग है, इन सब का काम अलग अलग है। जैसे दांत का काम क्या होता है कि अगर इसके सामने खाना आ जाएगा ना तो काट के उसको महीन कर देगा। जीभ का काम क्या होता है कि सर स्लाइवा मिला देना, क्या मिला देना, स्लाइवा, लार मिला देना, लार मिलाने से क्या होगा, खाना चिकना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिकना। और इसके साथ साथ स्लाइवा के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ाएंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपके खाने के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया हो, है ना, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए भी उसके अंदर एंजाइम होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर सपोज कर लीजिए कि आपके जो आपका अंदर जो खाना, मतलब खाना खा रहे हो तो खाने का मतलब क्या, उसके अंदर पौष्टिक तत्व है ना, तो वो पौष्टिक तत्व को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ये जो पौष्टिक तत्व है थोड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, खूब बड़े बड़े होते हैं। हमारा जो सेल, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो पूरा का पूरा है पोर्शन, उसको छोटे में तोड़ना पड़ता है। इसीलिए डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मुंह से ही होती है। यानी बड़े मॉलिक्यूल्स लार के कारण ही क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना। स्पेशली कौन सा टूटता है, स्टार्च, क्या, स्टार्च, स्टार्च टूटने लगता है। इसीलिए जब आप देखेंगे स्टार्च टूटेगा किस में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज मतलब मीठेपन में, यानी शुगर में टूटेगा। जैसे आप खाना खाते हो, जैसे रोटी खाएंगे, रोटी सूखा होता है ना, तो आप उसको कूचते जाइए, कुछ देर बाद आपको मिठास नजर आएगी रोटी के अंदर। आपको भी सर मिठास, आपने चीनी तो मिलाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी मीठा लगने लगेगा, क्या, रोटी। क्यों, क्योंकि रोटी के अंदर जो बड़ा वाला स्टार्च था ना, वो टूट के शुगर में कन्वर्ट हो गया। शुगर जो होता है सिंपल फॉर्म होता है, यानी छोटा सा होता है शुगर। अब स्टार्च जो होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, यानी स्टार्च किस में आएगा, मैक्रो के अंदर आएगा, और माइक्रो के अंदर क्या आता है, शुगर। तो शुगर मतलब छोटे फॉर्म में टूट जाएगा, समझ आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम छोटे पार्ट में तोड़ता है। अब आपको सर छोटा क्यों किया जाता है, वो आगे हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखो दांत का काम है काटना या महीन महीन करना। स्लाइवा का काम है, स्लाइवा का काम क्या है, उसके अंदर कीटाणुओं को मारना और उसको शुगर के अंदर, चीनी के अंदर कन्वर्ट करना। अब उसके बाद पाइप का काम है इधर से अंदर, मतलब गले से खाने को पेट तक पहुंचाना, पेट के अंदर खाने को पचाना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है उसके अंदर और सारे एंजाइम, मतलब बहुत सारे एंजाइम मिला के और महीन कर देना। लार्ज इंटेस्टाइन में जो खराब खाना है उसको बाहर करना होता है, समझ में आ रहा है, वो आगे हम सब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन सबका काम अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी के सभी अंग क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं ये सभी के सभी अंग। तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का। अंग तंत्र, तो अंग तंत्र बन जाता है, समझ में आया। और यही अंग तंत्र को, जैसे देखिए ऐसे मेरे पास इतने ही पार्ट नहीं है, अभी बहुत सारे पार्ट है। जैसे आपको पता है हार्ट हमारा है ना, हार्ट जानते हैं, दिल के साथ क्या क्या कनेक्टेड है सर, दिल के अंदर 4 चैम्बर है ना, उसके अंदर बहुत सारे वॉल्व हैं, उसके बाद बहुत सारी पाइपें उसके अंदर से निकली हुई हैं, फिर ब्लड उसी का पार्ट हो जाता है। तो वो मिलके क्या बनाता है, हार्ट और ब्लड मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर किडनी हो गया, किडनी जानते हैं ना, किडनी के अंदर बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या बनाते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ऐसे ही नाक हो गया, नाक के अंदर जाएंगे तो यहाँ से फिर एक पाइप लगी होगी जो हवा को अंदर लेके जाती है। फिर यहाँ से ट्रैकिया आता है, मतलब लैरिंग्स आता है। पहले तो फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया से फिर लंग्स आता है ना आपका, फेफड़ा, तो फेफड़ा बन जाता है। ये सभी पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कहानी की स्टार्ट कहाँ से हुई भैया, सेल से। सेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन यानी आंख, नाक, कान, ये सब के सब क्या है, ऑर्गन है। और उसके बाद ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके ऑर्गन सिस्टम है, यानी अंग तंत्र है। क्या है, अंग तंत्र है, समझे।
अब ये अंग तंत्र अगर हमारे बॉडी के अंदर, कंकाल लेके आइए, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, लगभग 12-13 ऑर्गन सिस्टम है, इनको क्या करिए हमारे बॉडी के अंदर फिट कर दीजिए बढ़िया जगह से, और सबको आपस में क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक बॉडी बन जाएगी, यानी हम बन जाएंगे, या कोई जानवर बन जाएगा। हम भी जानवरों में ही आते हैं, तो हम एक जानवर है, हम जानवर तैयार हो जाएंगे, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है पता चला है ना? क्या दिख रहा है कि सर सेल मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से फिर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी, देखना ध्यान से। ये तो हो गया हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में कितने सेल लगे होंगे बता सकते हैं? बहुत ज़्यादा सेल लगे होंगे, बहुत ज़्यादा सेल लगे होंगे ना। तो इसका मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल लगे होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। यानी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसा लिविंग जिसके अंदर सेल बहुत ज़्यादा लगे हैं। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 6 ट्रिलियन सेल्स लगे हुए हैं। अप्रॉक्स कितने सेल लगे होंगे, 6 ट्रिलियन सेल लगे हुए हैं, ठीक है ना। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग। मल्टी सेलुलर के अंदर कौन आता है, ह्यूमन बीइंग। ये आएगा कि नहीं आएगा? इसके अलावा और कौन आएगा सर? जिनको आप देख पाते हो वो सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। मैक्सिमम लोग तो मल्टी सेलुलर है। कुत्ता मल्टी सेलुलर की यूनिसेलुलर है? मल्टी सेलुलर है। एक सेल से बना होता से पूरा दिखाई देता हूँ नहीं, उतना बड़ा कुत्ता दिखाई दे रहा, हाथी दिखाई दे रहे, सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो लगभग जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी है, वो तो सब मल्टी सेलुलर है। और भी बहुत सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। मैक्सिमम आपको मल्टी सेलुलर दिखाई देंगे। अब मतलब दिखाई देंगे इसलिए मल्टी सेलुलर, सीधा मतलब जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, मल्टी सेलुलर। आपको आंखों से आप अपनी आंखों से देख ले रहे हैं ना, तो जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर। इसका मतलब बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। क्या है, बहुत सारे। कैसे बने होंगे, सेल ने क्या बनाया होगा, टिश्यू ने क्या बनाया होगा, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, फिर क्या बना है वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब वो क्या है, मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया जहाँ पे जान चालू हुई ना, मतलब एक कोशिका आ गई और एक ही कोशिका से बने हुए हैं। यानी ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर दूसरी कोशिका लगी ही नहीं है, मात्र एक कोशिका से ही वो जिंदा है। यानी एक कोशिका में ही सब काम हो रहा है उनका। हमारे लिए सब कहानियां अलग अलग है, हमारे लिए अलग अलग सिस्टम्स है। पहले पकड़ना ध्यान से, हमारे लिए सांस लेने के लिए अलग सिस्टम है कि नहीं है? सांस लेने के लिए अलग सिस्टम बनाया गया, खाना पचाने के लिए अलग सिस्टम, खून को दौड़ाने के लिए अलग सिस्टम, खून को साफ करने के लिए अलग सिस्टम। समझ पा रहे हो? यानी ये पूरी बॉडी जो काम कर पा रही है उसके अंदर एक लोग नहीं काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके लिए मेन है, आपके शरीर के लिए मेन क्या है? सर सब कुछ मेन है। दिल नहीं काम करेगा तो ब्लड का पंपिंग नहीं होगा, यानी दिल हमारे लिए मेन है। सांस नहीं ले पाएंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन सेल को खाना पहुंचाना, मतलब सॉरी खाना तोड़ने के लिए यूज करता है, मतलब एटीपी बनाने में हेल्प करता है। आगे वो सब पढ़ा जाएगा, ओके। तो अगर सांस नहीं लेंगे तो एटीपी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो हर चीज इंपॉर्टेंट है ना। यानी हमारे शरीर के अंदर हर काम करने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाए गए, अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाए गए। लेकिन सोचो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ये सब काम एक सेल के अंदर हो रहा होता है, और ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझे नहीं समझे? ऑर्गेनिजम्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी का यूज पड़ेगा। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमें अपनी इन आंखों से दिखाई देते हैं। अब इसमें मैंने ह्यूमन बीइंग ले लिया और इसके अलावा जो भी आपको दिखाई देते हैं सब आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर कौन आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर के अंदर। तो जैसे बैक्टीरिया जानते हो भैया, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बना। उसके सोचो एक ही सेल है उसके अंदर, एक ही सेल में उसका खाना भी होगा, पीना भी होगा। समझ पा रहे हो? समझ में? रेस्पिरेशन भी होगा उसी में, और उसी के अंदर सर्कुलेशन भी होगा। सब कुछ एक ही में हो रहा है, एक ही से वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। हमारे वहाँ हर काम करने के लिए अलग अलग पार्ट, अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। हमारे लिए सांस लेने के लिए नाक बना है, खाना खाने के लिए मुंह बना है कि नहीं है? अलग अलग पोर्शन बने हैं, नहीं बने हैं? और सबका अलग अलग पाइप डाला गया है। लेकिन सोचो बैक्टीरिया के अंदर सब काम एक छोटे से सेल में, एक सेल के अंदर हो रहा है। हमारे अंदर 6 ट्रिलियन सेल लगे तब हम कर पा रहे हैं। फर्क समझ पा रहे हो तुम लोग? तो बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के अलावा
बताओ, एल्गिया हो गया, बहुत सारे एल्गिया, मतलब एल्गिया मल्टी सेलुलर में भी आते हैं, ध्यान देंगे। कुछ एल्गिया ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लाइमेडोमोनास, आगे जाके पढ़ोगे तो क्लाइमेडोमोनास क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गिया होता है। ओके, आगे देखा जाएगा। और देख लो, प्रोटोजोआ, हाँ किन्होंने बोला भैया, एक लोगों ने कूद के बोला कि एक्चुअल में वायरस इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली चीज ध्यान समझेंगे, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखते ही नहीं है, क्योंकि इसके पास सेल ही नहीं है। मैंने कल ही बता दिया था आपको, वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। इसके पास सेल नहीं पाया जाता है, याद रख लो। अभी वायरस के पास सेल पाया जाता है नहीं, नोट डाउन कर लेंगे, वायरस के पास सेल नहीं पाया जाता। सर ये तो बैक्टीरिया से ज्यादा तबाही लाता है, ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके पास मैंने बोला ना कि एक्चुअल में वायरस की कहानी ऐसी है कि वायरस हर जगह है। ये जो मेरा मार्कर दिख रहा है ना, इसके मार्कर के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है मार्कर वायरस, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तब तक नहीं उखाड़ सकता जब तक ये हमारे बॉडी के अंदर न जाए। समझ पा रहे हैं? वायरस के पास कोई सेल नहीं पाया जाता है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वायरस बहुत छोटा है, और मतलब सर रीजन, इसके पीछे मत भागो कि रीजन क्या कि सेल नहीं पाया जाता है। एक्चुअल में वायरस जो होता है एक्चुअल में प्रोटीन का एक लेयर के थ्रू कवरेज होता है। मतलब ऐसे समझा रहा हूँ मैं तुमको, एक बैक्टीरियोफेज मैंने तुम लोगों को कल समझाया था, उसके बारे में तुम लोग जान लो। यहाँ पे देखो, एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसा होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे मैं आपको बैक्टीरियोफेज का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हो, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे इसके डीएनए होते हैं। ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, प्रोटीन की बॉडी है इसकी। क्या है, प्रोटीन बॉडी। समझे? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लेट लगा होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा, प्लेट। समझे? और ये इसका पैर है पूरा का पूरा, फाइबर्स का लेग है, फाइबर लेग। अब समझना ध्यान से, ये करता क्या है, मेनली करता ये है कि मान लो इसने बैक्टीरिया या कोई भी सेल देखा तो तुरंत उसके ऊपर बैठ जाएगा, और बैठने के बाद ऐसे स्टेपलर करते हो ना, स्टेपलर, तो स्टेपलर ऐसे दबता है तो तुरंत उसके अंदर से जो कांटी होती जाके ऐसे कट से बैठ जाती है। वैसे ये क्या करेगा, ऐसे अपने आप को चिपकाएगा, मतलब ऐसे क्या करेगा, ऐसे पुश करेगा, यहाँ से पैर से ये अपने आप को पुश करेगा, तो इसका जो डीएनए है इस सेल के अंदर आ जाएगा। आगे जाके देखोगे कि यहाँ पे डीएनए पाया जाता है, और अपने डीएनए को भेज के ये इस पूरे सेल के ऊपर कब्जा कर लेता है, क्योंकि इसका जो डीएनए जो ही अंदर आएगा तुरंत इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही तुरंत क्या करेगा, ये हड़ाक हड़ाक से अपना डीएनए बना देगा और इस सेल के ऊपर कब्जा कर लेगा। यानी ये जो सेल है अब इसका सेल हो जाता है। समझेगा? समझे? यही है बैक्टीरियोफेज। आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, बस मैंने जनरली तुमको बताया। इसके पास कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये समझाना चाहता था। क्लियर है कि नहीं है? बस इसके पास डीएनए है जो लेके घूम रहा है, और किसी के अंदर ऐसे जाता है, ऐसे डाल देता है, फिर खेल स्टार्ट हो जाता है। समझे ना? समझे? ठीक है। तो वायरस क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताइए। क्योंकि इसके पास कोई सेल नहीं है, इसके पास सेल नहीं पाया जाता है। मैंने कल ही बता दिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या होना पड़ेगा, सेल होना पड़ेगा। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ अगर है उसके पास तो इसका मतलब यूनिट क्या होना पड़ेगा, सेल होना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? सेल के नंबर के बिहाफ पे हम देखें तो कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको? 2 प्रकार के। एक तो जो बहुत ज्यादा सेल से बने उनको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी सेलुलर, या इनको मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। या जो सिंगल एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या हम इनको अपनी आंखों से देख पाएंगे? नहीं। बैक्टीरिया आपको दिखता है? नहीं। अगर दिखता है तो आप बच नहीं जाते, बीमार कर पाता बैक्टीरिया? नहीं। अच्छा, फिर ध्यान देना, इसके अलावा एल्गिया, ये इसके अलावा प्रोटोजोआ, ये सब के सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, बोलो समझ में आया? ये सब आगे हमको और डिटेल में पढ़ना है। देखो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं खुद बहुत डीप में जा चुका हूँ। मैक्सिमम लोगों के ऊपर से चला जाएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स किसका स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है? देखो हमारे कंडीशंस को देखोगे ना, तो हमारे अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लगे हुए हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फलाना सिस्टम, ढिकाना सिस्टम, हर काम के लिए अलग अलग सिस्टम है। बैक्टीरिया के अंदर कोई सिस्टम है नहीं है, आराम से काम चल रहा है, तो सिंपल होना चाहिए ना, उसका सिंपल होना चाहिए काम। हमारे अंदर तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो रहा है ना, बट उल्टा है। एक्चुअल में सबसे ज्यादा खतरनाक तो बैक्टीरिया होता है। बताओ, सोचो एक ही सेल के अंदर उसका सब काम हो जा रहा है।
तो उसको समझना तो नामुमकिन है ना फिलहाल के लिए, मतलब उसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। हमारे लिए में तो समझ में आ रहा है ना, खाना खा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है खाना, पकड़ में आ रहा है। हार्ट जो पंप कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। ये सब तो बातें समझ में आ रही नहीं है। हमारी कहानी जो है बड़ी सिंपल है, लेकिन बैक्टीरिया की कहानी सिंपल नहीं है। क्या बात समझ में आया? तो यानी एक्चुअल में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सारा काम हो रहा होता है एक केटोसेल के अंदर, उनका जो बॉडी होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, क्या बात समझे? हाँ या ना। और एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जिस्टेंस मतलब ये नहीं है कि एक केटोसेल है तो डरा के रहेंगे, ये नहीं कि बाहर नहीं निकल सकते। जैसे एक एटम है ना, ये एटम कभी अकेले रह ही नहीं सकता। एटम जब भी दुनिया के सामने आता है तो लोगों के साथ जुड़ के आता है। जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम कभी आपको नजर नहीं आएगा, हमेशा H2 नजर आएगा। समझ पा रहे हो? यानी एक अकेला कण नहीं नजर आएगा, एटम नजर नहीं आएगा, वो हमेशा किसी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, जुड़ाव करेगा, तब जाके नजर आता है। लेकिन सेल के अंदर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा रहे होते हैं, अकेले इनका अस्तित्व है। एक बैक्टीरिया भी पॉसिबल है क्योंकि एक सेल है और एक सेल से ही बैक्टीरिया बना हुआ है। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? क्लियर है? यहां तक की कहानी आई थिंक समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको और आपको समझ में भी आई होंगी, ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आई हो सकता है कई लोग स्किप करके निकल गए होंगे क्योंकि मैं डीप में चला गया था, है ना। बट मैं आता हूँ अपनी कहानी पे। मैं आपको सेल को सेल जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेल को सेल जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ कि यार एक्चुअल में 9th जैसी कोई चीज़ होती है, 11th जैसी कोई चीज़ होती है। हाँ मैं जान रहा हूँ कि मैं कहीं थोड़ा सा क्रॉस कर गया हूँ, 9th का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ। कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए। आप 9th में है, 12th में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेल के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो सेल से क्या बनेगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म बनेगा ना। अब ये ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक बार पुनः हम क्लियर कर लेते हैं। एक होगा यूनिसेलुलर और दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। क्लियर है? हाँ सर। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना होगा। किस सेल से बना होगा? सिंगल सेल से। और मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल से बना होगा। मल्टीपल सेल से बना होता है मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल से यूनिसेलुलर। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल लिख लेंगे यूनिसेलुलर का। सर बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ये सब के सब क्या है? अच्छा बैक्टीरिया फंगाई को नहीं लिखा था मैंने, फंजाई भी आएगा। फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है ना। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गिया हो गया, ये सब के सब क्या है? यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर के अंदर जिनको भी हम देख सकते हैं। चलिए ठीक है सर, ये बात तो आपने बताई, मुझे समझ में आ गया कि भैया सेल के बिहाफ पे देखा जाए तो मतलब आपने अभी तक जो बताया ये बताया कि देखो यार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। बिना सेल के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास हम सांस ले रहे हैं, अगर हम जिंदा हैं तो इसका मतलब हम किससे बने हुए हैं? सेल से। अगर हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, अगर हम चल नहीं पा रहे हैं, यानी अगर हमारे पास जान नहीं है तो इसका मतलब हमारे अंदर सेल नहीं है। यानी सर हम मर जाते हैं तो सेल खत्म नहीं, जब मर जाओगे ना तो सेल खत्म। सही बात है ना। लेकिन एक्चुअल में आप सेल से ही बने थे। वहाँ पे मत कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, जब जान खत्म तो इसका मतलब हम नॉन लिविंग हो गए, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल लगा था अपने आप खत्म नहीं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है ना। लेकिन फिलहाल में सेल लगा हुआ था। हाँ कुछ ऐसे हैं जो जीवन भर मरे हुए, जैसे एक कॉपी किताब, इनके अंदर जान नहीं है। मैंने इसको जहाँ से उठाया वहीं पे ये रहता है हमेशा जीवन भर, जब तक मैं इसको ना उठाऊँ। अपने मन से जा पाता है क्या कहीं? नहीं जा पाता है। सर प्लांट भी तो नहीं जा पाता है, तो उसके अंदर जान कैसे है? बाकी प्लांट काम कर रहा है ना, बाकी तो प्लांट काम करता है ना। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आप इसको पानी देते हो, पानी पीता है कि नहीं पीता है? खाद देते हो, खाता है कि नहीं, मतलब खाद वाद लेता है कि नहीं लेता है कि नहीं है? पानी देते हो तभी तो चलता है, पानी नहीं दोगे तो देखते हो सूख जाता है। काफी को पानी देना पड़ता है? नहीं। अच्छा दूसरी बात, प्लांट देखते हो आप, छोटा सा प्लांट ग्रो कराते हो, छोटा सा होता है बेचारा साइज में, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? काफी बड़ा होता हुआ नजर आया आपको? बताओ। नहीं ना। ये सब चीजें नहीं है इसके अंदर, ये नॉन लिविंग है, जबकि प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। भाई जिंदा रहने के मैंने 5 लक्षण आपको बहुत पहले ही लिखवा दिए है ना। सबसे पहले भैया वो फूड लेगा, वो ड्रिंक करेगा, मतलब ईट, ड्रिंक, ग्रो माने बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? ब्रीथ इन सांस लेगा, उसके बाद
उसके बाद मोशन करेगा, है ना, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये 6 लक्षण मैंने लिखवा दिए। एक्चुअली 6 लक्षण है। खाना खाएगा, पानी पिएगा, बढ़ेगा, ब्रीथ यानी सांस लेगा, एक जगह से दूसरी जगह भागेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसा नया बना सकता है, यानी एक बैक्टीरिया है ना, तो अपने जैसा एक नया बैक्टीरिया पैदा कर लेता है। समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो आई थिंक सेल के बारे में ये सब समझ में आ गया कि एक्चुअल में जो जिंदा है लोग, उनके अंदर क्या लगा होगा? सेल लगा होगा। लेकिन अब प्रश्न आता है सर, आखिर ये बात पता कैसे चली, है कि नहीं है भाई? किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हो आप और उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे ना जाओ तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। आखिर मान लीजिए आज मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब जब लोग पैदा हो गए तभी उनको पता चल गया था क्या? आपको पता था क्या इसके पहले? नहीं ना पता था। तो ऐसे बहुत साल पहले बहुत सारे लोग थे, या सिंपल समझो किसी को भी नहीं पता था। हम जिंदा हैं, बस जिंदा है। क्यों जिंदा है? पता नहीं क्यों जिंदा है। अरे भाई हमको भी बहुत दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है कि नहीं है? फिर भी हम काम चला रहे हैं ना उनसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताइए, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, आपको सब पता है नहीं, आपके आसपास वो चीज़ें हो रही हैं बट आपको नहीं पता, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्या बोलते हैं टीवी वगैरह चल रहा है ना, तो टीवी कैसे चल रहा है आज तक आपको पता चला? फिर भी आप देख रहे हो ना टीवी। मोबाइल के अंदर देखते हो, आप गाना बजाते हो, तुरंत का तुरंत गाना बजने लगता है। आप बोलते हो हेलो गूगल ये कर दो, तुरंत गूगल कर देता है। आखिर कैसे हो रहा है ये सब? पता किया आपने कभी? फिर भी हो रहा है ना। नहीं पता है आपको। अच्छा एआई कैसे काम कर रहा है पता है आपको? नहीं पता है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन हम जब पता करेंगे तभी ना होगा। वैसे ही हमारी दुनिया के अंदर ये कहानियाँ पहले थी नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। समझ पा रहे हो? लेकिन लोगों को लगा भाई, लोगों को ये बताना पड़ेगा ना भाई, अच्छा इसके अंदर ऐसा क्या है कि नहीं चल पा रहा है, हमारे अंदर ऐसा क्या कि हम चल पा रहे हैं। तो लोगों के अंदर जिज्ञासा उठी। पहले ज़माने में लोगों के अंदर ये जिज्ञासा थी। पहले तो देखो सब नल थे पहले, जैसे तुम लोग अभी बैठ के नल हो ना, वैसे पहले के ज़माने में साइंटिस्ट भी नल थे, है ना। चुपचाप बैठे होते थे, उनको कुछ समझ में आता होता था नहीं, तो वैसे चुपचाप बैठे होते थे। लेकिन यार वो साइंटिस्ट है, अगर मैंने उनको बोला साइंटिस्ट, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर इनोवेशन करने की एक क्षमता होगी, एक क्रिएटिविटी होगी, एक क्या बोल सकते हैं, एक जिज्ञासा होगी। जैसे देखो अगर तुम जिज्ञासु हो तो तुम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हो। छोटे बच्चों को देखते हो तुम लोग, छोटे बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से जानना होता है कि आखिर ये चीज़ हो क्यों रही है। वो अझुराए रहते हैं, उनके सामने कुछ भी नया रख दोगे ना तुरंत देखते हो ना। छोटे बच्चे जब रोते हैं, हाई देखो बाबू हाई, दिखाते हो ना तुम लोग। अब उसके लिए अगर वो नया रहा ना तो तुरंत उसकी ओर अवेयर हो जाएगा, भूल जाएगा क्यों रो रहा था, अरे ये क्या है। समझ पा रहे हो तुम लोग? अब कौन तो एकदम डिस्टर्ब रहते हैं, उनको जिज्ञासा मतलब कुछ नया दिखा दे भाई, कुछ हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वही बच्चों से आप भी सीख सकते हो। आप भी सोचो कि जब आप छोटे हो, आपके सामने कुछ नया ला के रख दिया, अभी आप खुद के सामने आज ही अभी आपके सामने कुछ नया ला के रख दूँ तो आप तुरंत अवेयरनेस दिखाओगे, है ना। अचानक से मैं क्या करूँ, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मैं स्मार्ट बोर्ड लगा कर रख दूँ, तो आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे, एक्साइटमेंट दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। लेकिन तब तक ही दिखाओगे जब तक इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो। जिस दिन तुम जान गए फिर तुमको भी वो भी सिंपल लगने लगेगा, है कि नहीं है। तो जब तक हम जानते नहीं है तब तक हम जिज्ञासु बने रहते हैं। जिज्ञासा ही हमको जानकारियाँ देती है ना। छोटे बच्चे जब खिलौना लेते हैं ना, तो उस खिलौने को जाते हैं देखते हैं, वो टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर ये क्रिएटिविटी होती है, वो जानने की आखिर एक काम कैसे चलता है। बचपन में आपने कार वार लिया होगा, उसको खोल के फिर बनाया होगा, देखा होगा। देखते हैं छोटे बच्चे आज के मतलब अपने ही जनरेशन में मोटर वगैरह बना के, पंखा वगैरह चला के गच्च है, एकदम खुश है कि देखिए हमने चला दिया। और कहाँ से आया, उन्होंने कहीं देखा कहाँ था, अपने खिलौने के अंदर देखा था, है ना। वो क्रिएटिव है तो जान रहे हैं। वैसे ही साइंटिस्ट होते हैं भाई, जिज्ञासु होते हैं साइंटिस्ट। उनको जानना होता है कि आखिर ये चीज़ हो क्यों रही है। पहले के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या यही थी, ये समझाना कि आखिर मान लो हम चल नहीं रहे हैं तो आखिर ये पेड़ पौधे क्यों नहीं चल पा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हुआ करते थे। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे अंदर जान है, तो आखिर इन सब चीज़ों के अंदर, जैसे कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, इन सब के अंदर जान क्यों नहीं है, यानी ये क्यों नहीं चल पा रहे हैं, इनको क्यों खाना नहीं चाहिए। तो आखिर क्या ऐसा है कि जो हमारे अंदर है इनके अंदर नहीं है। समझ में आया ना। बस अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से हमको समझना है। तो आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सेल की। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है सेल के इनोवेशन की, वो करते हैं कौन? रॉबर्ट हुक। एक्चुअल में रॉबर्ट, पहले के ज़माने में क्या था ना कि जैसे सेल, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत छोटा है। आप अपने शरीर को देख के नहीं बता सकते कि आपके अंदर सेल लगा हुआ है। क्या आपके सेल दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, है ना। तो आखिर कैसे लोग पहचानेंगे? तो उनको लगा कि यार हम एक काम कर सकते हैं, हम एक ऐसा कुछ बना सकते हैं, एक यंत्र जो छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकता है ना।
और वो क्या होगा, माइक्रोस्कोप होगा, सबको पता है, सूक्ष्मदर्शी होगा। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आता है, जैसे कि आप लेंस वगैरह देखते हैं तो लेंस क्या करते हैं, लेंस एक्चुअल में क्या करते हैं, लेंस चीज़ों को बड़ा करके दिखा देते हैं। अच्छा, कौन सा लेंस बड़ा करके दिखा देता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस चीज़ों को बड़ा करके दिखा देता है, दे देता है ना, कॉनकेव लेंस बड़ा करके दिखा देता है। तो लोगों को लगने लगा यार ये छोटी चीज़ों को बड़ा कर रहा है, तो एक काम करते हैं इसी का यूज कर लेते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया कॉनकेव लेंस के थ्रू बहुत सारी अलग अलग तरीके से यंत्र बनाना, डिवाइसेस बनाना। ठीक है, अब समझना हुआ क्या। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि एक ने बना दिया बाकी सब यूज कर रहे हैं। पहले के साइंटिस्ट घरे बनाते थे माइक्रोस्कोप बाजार में मिलता ही नहीं था, क्योंकि उतना एफिशिएंसी वाला माइक्रोस्कोप साइंटिस्टों के काम का था ही नहीं। जैसे आपको सूक्ष्मदर्शी दे दिया जाए, सॉरी, और जो दूरबीनवा लेके आते हैं आप, तो दूरबीनवा में तो ऐसा होता है ना कि ऐसे आप देखते हैं, ऐसे क्या करते हैं, टेलीस्कोप टाइप में होता है, तो आप यहाँ से देखते हैं तो कोनो चीज़ छोटा होता है तो बड़ा दिखाई देता है, मतलब नज़दीक, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं और कोई चीज़ दूर है तो पास दिखाई देने लगती है, नहीं दिखाई देने लगती है ना। तो उससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में छोटी चीज़ों को बड़ा करना है ना। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, खुद घरे शीशा पीस उसके और उसको क्या करते थे, बनाते थे। उसी ज़माने के हैं हमारे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का जो हकदार है, मतलब जो नाम आता है उनका आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में, 1665 में, ठीक है ना, ओक ट्री था। कौन सा ट्री था, ओक ट्री। इसके छाल यानी बार्क का कॉर्क लिया, ठीक है ना, सिंपल समझो। यहाँ पे क्या लिया, ओक ट्री था, यानी ओक का पेड़ था, समझना ध्यान से। उसका इन्होंने छाल जानते हैं, पेड़ होता है ना, तो पेड़ के ऊपर पपड़ी एक ठोप जम जाती है ना, तो पेड़ की पपड़ी के ऊपर, पपड़ी देखे ना, जो छाल होती है उसकी, उस छाल को उन्होंने निकाला और निकालने के बाद जो पीस के उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसके नीचे रख के देखा, तो जानते हैं कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा, तो मान लीजिए वो छाल लिया हमने, तो उसके अंदर आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। अब उनको क्या लगा, उनको लगा यार ये क्या है, उनको लगा कि यही सब कुछ है, समझ पा रहे हो, उनको क्या लगा, यही सब कुछ है, आखिर यही स्ट्रक्चर है, तभी आखिर हमारे अंदर जान है, मतलब इस स्ट्रक्चर के कारण ही हमारे अंदर क्या है, जान है। मान लो हमने कोई पत्थर उठाया, यहाँ पे पत्थर के अंदर देखा तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, समझ पा रहे हो, लेकिन जब हमने इस पेड़ के छाल को उठाया तो इस छाल के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिला, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। समझे, किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। समझे कि नहीं समझे, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब ये जो था वो खाली था, कैसा था, खाली। अब खाली जैसे उस समय क्या था, उस समय जैसे खाली था तो इसका मतलब घर के समान था, कैसा था, घर के समान। और उस जमाने में जो घर था उसको सेला बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सेला बोला जाता था। सेला मतलब सेल, सेला से ही क्या बन गया, सेल। तो इन्होंने बोला कि एक्चुअल में क्या है, ये घर की तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के समान है। देखो मधुमक्खी का छत्ता भी इसी तरीके से होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान था ये, समझ में आया, मधुमक्खी के छत्ते के समान था और एक्चुअल में खाली घर के तरीके से था, तो इसलिए सेला नाम से इसको यूज किया गया। मतलब उन्होंने क्या बोला, सेला, और सेला से ही बाद में क्या बन गया, सेल। लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने जो खोजा है वो क्या है, डेड सेल है, इसके अंदर जान नहीं है। सेल के अंदर जान होनी चाहिए ना, लेकिन इसके अंदर जान था ही नहीं, क्योंकि ये अंदर से क्या था, खाली था, है ना। तब कहानी वहीं पे अटक गई। पता तो चल गया कि भाई कुछ ऐसी स्पेशल चीजें होंगी, लेकिन चूंकि बाद में ये पता चल गया कि डेड है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया था कि अब सेल जैसी कोई चीज है, सेल जैसी कोई चीज है जो इसे मतलब लिविंग के रूप में कन्वर्ट कर रही है। यानी अगर ये लिविंग है तो इसका मतलब इसके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी, जबकि इस पत्थर के पास ऐसा नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जान नहीं है। समझ आया। अब कहानी है कि ये क्या था, ये तो डेड सेल था। ये कैसा सेल था, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा वो क्या था, डेड था। तो यहाँ पे डेड सेल मिला। अब जब डेड सेल मिला तो यहाँ पे कहानी रुक गई। अब लोग फिर से सर्च करने लगे कैसा सेल,
सर लोग ढूंढने लगे एक जिंदा सेल, लिविंग सेल। तो अब ये कहानी पहुंचती है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के पास, लीeuwenhoek के पास। लीeuwenhoek के पास जो कि 1674 में एक सेल को ढूंढते हैं, यानी खोज के सामने लेके आते हैं। 1674, कितने साल लग गए? 9 साल बाद। 9 साल बाद हमारे सामने जीवित सेल आता है। वो जीवित सेल क्या था? तो एक्चुअल में माना जाता है कि इन्होंने जो खोज की थी, जो सेल, वो एक्चुअल में वो सेल कहाँ से पाया गया था? तो पॉन्ड वाटर से, यानी तालाब के पानी से, है ना। या कई लोग बोलते हैं कि जो दांत का खुरचन है ना, दांत के खुरचन, जैसे आप दांत को खुरचेंगे, यहाँ पे आप अपने दांत को खुद क्या करिए, खुरचिए, तो वहाँ से आपको वाइट कलर का क्या मिलेगा? एक पाउडर टाइप में स्ट्रक्चर मिलेगा या सब्सटेंस मिलेगा। उस सब्सटेंस को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखेंगे तो वो क्या है? बैक्टीरिया है। वो क्या है? बैक्टीरिया है। वो आपको ऐसे रेंगते हुए नजर आएगा। समझ पा रहे हैं? यानी सोचिए आपके दांतों के अंदर बैक्टीरिया है। अरे हम क्या ही बताएं, आपके पूरे शरीर में बैक्टीरिया भरा हुआ है, भर पेट, नकिया से लेके मुँहवा से लेके हाथवा, हर जगह ये बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ये बैक्टीरिया मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी भी है, ठोक देगी, खत्म। समझ पा रहे हैं ना? हिम्मत नहीं है कि हमारा कुछ कर सके। लेकिन कब हमारा बैक्टीरिया हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है? जब हमारी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? कमज़ोर, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। कोरोना के दौरान बहुत सुना होगा आपने, खूब दबा के आपको गर्म पानी पिलाया जाता होगा, है ना। अच्छा न्यूट्रिएंट खाने के लिए बोला जा रहा होगा, हरी सब्जियां खाइए, ये खाइए। क्यों बोला जाता था? कि आपके इम्यून सिस्टम क्या रहे? तगड़ा रहे। इम्यून सिस्टम तगड़ा तो कोई नहीं होगा झगड़ा। समझ पा रहे ना? झगड़ा कब होगा? जब इम्यून सिस्टम क्या रहेगा? कमज़ोर। तभी बैक्टीरिया हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। नहीं तो अगर हम कमज़ोर नहीं है तो झगड़ा कोई कर भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? बैक्टीरिया की औकात है हमारे अंदर जाके हमको मारने की? नहीं। तो कोई बोलता है पॉन्ड वाटर, यानी तालाब के पानी से खोजा था। और कौन सा खोजा था? तो ये ध्यान देंगे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया खोजा था। बैक्टीरिया जिसकी साइज अगर मैं बात करूं, जिसकी लेंथ एक्चुअल में साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। इसकी साइज कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। समझ पा रहे हैं? ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। इट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इन्होंने पहली बार लिविंग सेल खोजा था। लिविंग सेल पहली बार किसने खोजा था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। फर्स्ट लिविंग सेल। समझ में आया? बोले यस सर। अब एक्चुअल में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने बहुत सारे सेल की खोज की थी, है ना। आरबीसी की खोज इन्होंने नहीं की थी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स। ओके। इसके अलावा स्पर्म सेल भी इन्हीं की खोज है। स्पर्म सेल इन्होंने ही खोजा था। लेकिन सबसे पहला इन्होंने क्या खोजा था? माइकोप्लाज्मा। किसने? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। कब खोजा था? 1674 में। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2 लोग आ चुके हैं हमारे इस पूरे सेल की डिस्कवरी के अंदर। अब सेल की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी सेल को अच्छे से डील नहीं किया जा चुका है। ये तो खोज हुई है भाई, डीलिंग नहीं हुई है। डीलिंग तो अब स्टार्ट होगी। अब इन लोगों ने तो सेल खोज लिया, लेकिन सेल के बारे में भी पूरी तरीके से नहीं बताया। तो तीसरे नंबर पे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये कब की कहानी बताते हैं? 1835 में। ये क्या खोजते हैं? कि ये बताते हैं कि जो सेल आपने ढूंढा है ना भैया, इसके अंदर एक्चुअल में न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो इन्होंने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की। किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज की। समझ में आया? हाँ या ना? इन्होंने बताया कि भाई कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है बीचों बीच, जिसे हम इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। 3 खोज हो गया। पहली खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, डेड सेल खोजा। बाद में जिंदा सेल किसने खोजा? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है ना, ध्यान देना, हुक हॉक।
तो पहले हुक आएंगे फिर हॉक, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या आते हैं, कौन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। 1835 में क्या ढूंढ के जाते हैं भैया कि सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस की खोज करते हैं। ओके, कौन भाई, बहुत जगह पे आएंगे, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो रोल निभाया नहीं है। देखिए पहले के ज़माने में, मैं अगेन एक बार बात बोलना चाहूँगा, बार बार मैं इस बात को कई सारी वीडियोस के अंदर रिपीट कर चुका हूँ। पहले के ज़माने में ये नहीं होता था कि साइंस के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। भाई जो हमारे वहाँ प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन देने के लिए हर साइंटिस्ट कूद पड़ता था। सच पा रहे ना, न्यूटन साहब ने फिजिक्स में भी काम किया, न्यूटन साहब ने केमिस्ट्री में भी काम किया, न्यूटन साहब ने मैथ में भी काम किया। रीज़न, क्योंकि जो समस्याएं नज़र आ रही है उसी पे कूद जाओ, काम करो। सोच पा रहे हो, ये नहीं था पहले के ज़माने में कि यही फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। नहीं, हमको बायोलॉजी पसंद नहीं है, हमको खाली केमिस्ट्री पसंद है, या खाली हमको फिजिक्स पसंद है। सोच पा रहे हो, ये तो धीरे धीरे जब जमाना मॉडर्न होते गया तब ये सब समस्याएं। अच्छा ये बताइए, आप एक स्टूडेंट है, तो आपसे मैं पूछूंगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तब आप आंसर दे देंगे फेवरेट सब्जेक्ट ये है, लेकिन आपको पढ़ना तो सब है ना, तो आप फेवरेट क्यों एक को बना रहे हो? सब आपके लिए इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्लियर है ना, वही चीज़ है। अब आप कहेंगे सर कहाँ की बात कहाँ चिपका दिया, क्या कर रहे हैं, इसी का पैसा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लोगों की मैंने बात कर ली, अब कहानी और आगे बढ़ती है, अब धीरे धीरे खोज चल रही है ना। अब हुआ क्या कि दूर देश में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ये क्या, कौन थे, बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट समझते हैं, बॉटनिस्ट उनको कहते हैं जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, प्लांट के बारे में। तो मैथियस स्लाइडेन कौन थे, बॉटनिस्ट थे, प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। प्लांट मतलब पेड़ पौधे, प्लांट के बारे में स्टडी, ठीक है ना, स्टडी करते थे। ध्यान देना, अब इन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर क्या किया, स्टडी किया, और स्टडी करके ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग या डिफरेंट टाइप के सेल या टिश्यू से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल या टिश्यू इनके अंदर पाए जाते हैं। इस बात को समझेंगे। मैथियस स्लाइडेन साहब ने क्या बोला, मैथियस स्लाइडेन साहब ने ये बोला कि प्लांट के पास डिफरेंट टाइप के सेल एंड डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है। समझो कैसे, हम बताएं, हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया है। ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो कितने टाइप के सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप टिश्यू की बात करोगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 टाइप के टिश्यू हैं। कितने टाइप के टिश्यू हैं, 4 टाइप के टिश्यू हैं। ध्यान देना, 4 टाइप के टिश्यू हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, 4 टाइप के। सबसे पहला आप देखोगे तो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना। इसी तरीके से मस्कुलर टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर आता है हमारे पास नर्व्स टिश्यू, ठीक है ना, नर्व्स टिश्यू या नर्वस टिश्यू बोल दो, नर्वस टिश्यू। कितने टाइप के हो गए, 4। वैसे प्लांट के अंदर भैया 75,473 टाइप होते हैं, है ना। इसमें एक तो होते हैं भैया, पहले तो देखोगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू आएंगे। क्या आएंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और फिर आएंगे परमानेंट टिश्यू। अब इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन मैंने ऊपर से डिस्क्राइब किया, यहाँ भी ऊपर से, अंदर तो बहुत सारे हैं। तो क्या बताया मैथियस स्लाइडेन साहब ने, प्लांट के पास जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल और डिफरेंट टाइप के टिश्यू क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर, हाँ या ना, बिल्कुल। ये बात कही किसने, मैथियस स्लाइडेन साहब ने। ये बात कब कही उन्होंने, ये बात एक्चुअल में इन्होंने कही 1838 के अराउंड, 1838 के अराउंड, ठीक है। और वही इरा चल रहा था, एक दूसरे साइंटिस्ट भी थे,
थियोडस स्वान। थियोडस स्वान, देखिए स्पेलिंग थोड़ी बहुत इरर हो सकती है ना, तो उसके लिए घबराइएगा मत। थियोडस स्वान। थियोडस स्वान कौन थे भैया? जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। ये एक्चुअल में जूलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या देखे थे? बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बारे में स्टडी किया। जैसे आपको जानना होगा और जानने की ज़रूरत भी है, आपको पता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा। बायोलॉजी के फादर यानी पापा कौन है? एरिस्टोटल है, अरस्तु है, एरिस्टोटल। ध्यान से समझना, अरस्तु बोलते हैं। एक्चुअल में अरस्तु जानते हैं कौन थे? एक्चुअल में अरस्तु जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? जूलॉजिस्ट। क्योंकि दुनिया जब स्टार्ट हुई थी, बायोलॉजी जब स्टार्ट हुई थी, तो केवल एनिमल्स को ही केवल और केवल क्या माना जाता है? लिविंग माना जाता था। अब बायोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? लिविंग्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो जूलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने लगभग 500 अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स के बारे में स्टडी की थी। बाद में एक बॉटनिस्ट आते हैं। कौन आते हैं? बॉटनिस्ट। तो बॉटनी के फादर अगर आपसे पूछ दे, बॉटनी के फादर, तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब ने लगभग 500 प्लांट के बारे में स्टडी की थी, समझे। ये बॉटनिस्ट थे। बोलो समझ में आया ना? चलिए, तो थियोडरस स्वान भी क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। वो एनिमल के बारे में क्या करते थे? स्टडी करते थे। अब इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने ये बताया कि देखो, इन्होंने स्टडी बहुत ज़्यादा की। स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ एनिमल और प्लांट सेल के बारे में हाइपोथेसिस दिया। अब आपको सर प्लांट सेल के बारे में क्या हाइपोथेसिस दे दिया? ये तो एनिमल के बारे में, हाँ बिल्कुल। इन्होंने एनिमल सेल की जब स्टडी की, तो एनिमल सेल की स्टडी की तो इन्होंने देखा कि एनिमल सेल का जो सेल है, एनिमल के अंदर जो सेल है वो सराउंडेड है। सराउंडेड यानी चारों ओर से क्या है? घिरा हुआ है। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। सेल सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन, एनिमल का। लेकिन जब उन्होंने देखा प्लांट के अंदर, ध्यान से देखेंगे, तो प्लांट के अंदर जो सेल था वो सेल सराउंडेड था, सराउंडेड बाई सेल वॉल। यानी उन्होंने देखा यार सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसके ऊपर तो एक और लेयर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर पाई जा रही है, उसे क्या नाम दिया गया? सेल वॉल। यानी यहां से एक चीज नजर आई कि प्लांट के अंदर जो सेल बना होता है और एनिमल के अंदर जो सेल होता है, देखिए मान लो यहाँ पे मैंने एक प्लांट सेल लिया, ये क्या है? प्लांट सेल, और ये क्या है? एनिमल सेल। यहाँ पे ले लो एनिमल सेल। तो ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे जो एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के ऊपर बस केवल और केवल, मतलब ये एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ एक लेयर पाई जाएगी। लेकिन प्लांट सेल पे एक और लेयर पाई जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब ऐसा क्यों होता है ये आगे हम पढ़ेंगे सब, समझ में आया? तो यहाँ पे सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी एक लेयर पाई जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कहाँ लिखे भाई? चलो सेल मेम्ब्रेन, बस इतना लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे, है ना। सेल मेम्ब्रेन। और देखो इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है और इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो पाई जा रही है, लेकिन उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। तो एक्स्ट्रा बात इन्होंने देखी थियोडरस स्वान ने, किसके अंदर? प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? ये बात उन्होंने देखी। पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ी सी डिफरेंस होता है। एनिमल सेल के पास केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और बात बोली। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, या मतलब सिंपल समझो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होता है, या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। समझना, इन्होंने क्या बोला, इसको मैं यहां से आगे से मिटा के फिर बताता हूं। इन्होंने एक और बात बोली। पहली बात समझ में आ गई, दूसरी बात सुनो। दूसरी बात उन्होंने बोली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म made up of cell or cell product।
यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। सेल का प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे सेल, मतलब ये सेल है, जैसे प्रोडक्ट मतलब तुम लोग क्या समझते हो, मल्टीप्लाई समझते हो। तो मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा 2 में कर दिया तो 2 दूना 4, फिर 2 में कर दिया, तो प्रोडक्ट बनते जा रहा है ना। वैसे ही एक सेल है, एक सेल फिर दूसरे सेल्स के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, तो यहाँ भी गुणा होते जा रहा है। यानी ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे एक सेल है, 1 से 2 बन रहा है, फिर 2 से 4 बन जा रहा है, ऐसी कहानी बन रही होगी। ऐसे मैं 1 से 2, 2 से 4 के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सेल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इसका मतलब एक सेल ने क्या किया है, प्रोडक्ट ही तो बनाया है ना, प्रोडक्ट किया, गुणा किया, तभी तो इतने सारे सेल बने हैं, है ना। यानी बहुत सारे सेल का प्रोडक्ट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होगा, या तो सेल से या तो सेल के प्रोडक्ट से। इतनी बातें क्लियर। 2 बातें किसने बोली, थियोडोरस स्वान ने। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, इन्होंने कब अपनी थ्योरी दी, 1839 में दी, और ये कहाँ के थे, ये एक्चुअल में ब्रिटिश के थे। ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, इस बारे में ध्यान देना। कहाँ के थे भैया, ब्रिटिश के थे। ये जूलॉजिस्ट थे कहाँ के, ब्रिटिश के, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मन बोटोनिस्ट थे, जर्मन बोटोनिस्ट, जबकि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। समझे, हाँ ये ना। लेकिन ये ध्यान से देखें तो इनका 1838 में है, इनका 1839 में है, लगभग एक ही इरा के थे। अब ये अलग थे, ये अलग थे, ये बोटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन दोनों लोगों ने आपस में सबमर्ज किया। आपस में क्या किया, सबमर्ज। समझ पा रहे हैं, आपस में क्या किया, सबमर्ज, यानी आपस में मिल गए। अब मिल के कहा कि चलो हम दोनों लोग मिल के एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं सेल के बारे में, क्योंकि दोनों सेल के बारे में बता रहे थे, तो दोनों ने मिल लिया अपने आप, मतलब मिला लिया अपने आप आपस में एक दूसरे के विचारधाराओं को, और बैठ के एक टेबल पे एक थ्योरी लिख डाली। समझ पा रहे हैं। अब वो थ्योरी क्या थी, तो वो थ्योरी सेल थ्योरी कहलाई। क्या कहलाई, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर यही सब बातें लिखी थी, जो बातें यहाँ पे इन्होंने बोली है, ये सब के सब हाइपोथेसिस थे। हाइपोथेसिस समझते हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बोला था, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या आ जाती है, सेल थ्योरी। ध्यान देना, सेल थ्योरी कब आती है, 1839 में, है ना, 1839 में। अब सेल थ्योरी में क्या लिखा गया है, सेल थ्योरी में यही बताया गया कि भैया सभी जो क्या बोलते हैं, आल जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे मिलके बने हैं, मेड अप ऑफ सेल आर सेल प्रोडक्ट। समझ में आया, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, पहली बात आया ना। शुभम भैया समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे। दूसरी बात, अच्छा यही बात जो बोली थी थियोडोरस स्वान ने, वही अपने आप में हाइपोथेसिस थी। क्या थी, हाइपोथेसिस थी। दूसरी बात इन्होंने बोला, जो सेल है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आर, या ऐसे में बोल सकता हूँ, ये जो फंडामेंटल यूनिट है वो 2 टाइप से चला जाएगा। ये फंक्शनल यूनिट भी है, और ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। समझना ध्यान से, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। मतलब क्या है इसका, देखो फंक्शनल यूनिट का मतलब और स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब, जैसे मैंने बोला कि सेल जो है वो लाइफ को बनाता है, फंडामेंटल यूनिट है, तो वैसे ही सेल जो है इस लाइफ के अंदर जो काम हो रहा है ना, उसकी भी मतलब फंक्शनल यूनिट यही है। मतलब अगर मान लो मेरा दांत अलग तरीके से काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी किसके पास है, इस दांत के पास नहीं है, इसके अंदर जो सेल है उसके पास है। हमारी आंखें देख पा रही तो इसका मतलब उसके अंदर उस टाइप का सेल लगा है। समझ पा रहे हैं ना। हम अगर क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जीभ के पास उस तरीके का सेल है। यानी हमारी ऑर्गन जिस तरीके के काम कर रहे हैं उसका कारण क्या है, उस तरीके का उनके अंदर सेल है। तो हम जैसा काम कर रहे हैं उसका कारण सेल है। समझ में आ रहा है ना। यानी सेल ही क्या है, हमारा क्रियात्मक इकाई है, क्रिया करवाता है सेल। और इसके साथ साथ यही हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, संरचनात्मक इकाई भी है। यानी हमारी जीभ की संरचना ऐसी है, हमारी आंखों की संरचना ऐसी है, हमारी बॉडी की संरचना ऐसी है, तो इसका कारण क्या है, सेल। समझ में आया ना। संरचनात्मक इकाई है, यानी काम जैसा कर पा रहे उसका कारण भी सेल है। संरचना जैसी यानी बनावट जैसी है, उसका भी कारण क्या है, सेल है। यही कारण था। यही कारण कहाँ से आया, अच्छा ये बात कहाँ से आई थी, ये बात यहाँ से आई थी क्योंकि प्लांट के अंदर देखा गया। किसने देखा था, मैथियस स्लाइडेन ने। अच्छा स्लाइडेन की स्पेलिंग थोड़ी सी मेरे से गलत हो गई थी, SCHLIEDEN, हो सकता है अभी भी गलत हो, है ना, हो सकता है अभी भी गलत हो, मेरे से मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये ना, तो स्लाइडेन साहब ने क्या बोला था कि जितने भी प्लांट है वो अलग अलग टाइप के सेल से, अलग अलग टाइप के टिश्यू से बने हैं ना। तो क्यों बोला था उन्होंने, कारण यही था कि भैया देखा उन्होंने कि अगर ये प्लांट का ये पार्ट, मतलब ये वाला पोर्शन अगर
ये इस तरीके का काम कर रहा है तो इसके अंदर अलग सेल है, जबकि दूसरा काम अगर कर रहा है कोई पार्ट तो उसके अंदर दूसरे सेल है। इसकी बनावट अगर ऐसी है तो इसके अंदर जो सेल पाया जा रहा है दूसरे के अंदर जो सेल पाया जा रहा है वो सेम नहीं है। जैसे रूट के अंदर जो सेल पाए जाएंगे वही पत्तियों के अंदर सेल नहीं पाए जाएंगे। समझ पा रहे हैं? पत्तियों की बनावट उनके अंदर के जो सेल है उसके कारण आई है और उनका काम करने का तरीका भी उस टाइप के सेल के कारण है। समझ में आया? तो अलग अलग सेल है वही तय करते हैं कि वो जो पार्ट है या वो जो ऑर्गन है कैसा काम करेगा और कैसा दिखेगा। यानी सेल ही तय करता है काम, सेल ही तय करता है संरचना। समझ में आया? और सेल ही क्या है? लाइफ है। और भी बातें दी गई थी लेकिन इतनी बातें महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा लिख लेना। बाकी एनिमल के अंदर क्या पाया जाएगा? केवल और केवल एनिमल में क्या पाया जाएगा? एनिमल का आउटर वॉल क्या होगा? एनिमल में आउटर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। झिल्ली। और जबकि प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर क्या पाया जाएगा? सेल वॉल। अब ये सेल थ्योरी आ गई। सेल के बारे में बहुत सारी बातें निकल के आ गई। पहले ने क्या बताया था? पहला साइंटिस्ट 65 में रॉबर्ट हुक डेड सेल की खोज करते हैं। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं 1674 में एंटोनी लियोवेनहॉक। ठीक है ना? एंटोनी लियोवेनहॉक। उन्होंने क्या बताया था? एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक थे, सॉरी एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक। उन्होंने जिंदा सेल की खोज की लेकिन उन्होंने केवल सेल की खोज की, सेल के बारे में नहीं बताया। तीसरे नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये भी न्यूक्लियस की खोज करते हैं, सेल के बारे में नहीं बताया। लेकिन सेल के बारे में बताते कौन है? ये लोग। सेल के बारे में बताते कौन है? दो लोग। क्या नाम है? एक का नाम है एम स्लाइडेन यानी मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडस स्वान। ठीक है ना? एम स्लाइडेन कहाँ के थे भैया? जर्मनी के थे। और टी स्वान कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। ठीक है ना? ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, एम स्लाइडेन। और जबकि टी स्वान का क्या थे? सॉरी, ऊपर वाले बॉटनिस्ट थे, नीचे वाले जूलॉजिस्ट थे। ठीक है ना? ब्रिटिश वाले जूलॉजिस्ट और जर्मनी वाले बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन अब तक जानते हैं ये पूरी सेल थ्योरी तक आप जो समझे हैं, मतलब पहले इनके पहले के साइंटिस्ट केवल खोज कर रहे थे, इन लोगों ने सेल के बारे में बताया। लेकिन जानते हैं ये लोग क्या नहीं बता पाए? ये लोग ये नहीं बता पाए कि एक सेल बनता कैसे है। यानी एक नया सेल अगर पैदा हो रहा है तो कैसे पैदा होगा। समझ पा रहे ना? तो ये बात इन्हें नहीं पता थी, इस सेल थ्योरी के अंदर नहीं लिखा गया था। सेल थ्योरी जो सेल के बारे में बता रही थी, लेकिन इस सेल थ्योरी में कहीं भी ये बात नहीं बताई गई कि एक नया सेल कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है? और वो बात कौन बताते हैं? तो 1855 में एक साइंटिस्ट बताते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। विराचो भी बोलते हैं, विर्चो भी बोलते हैं, अब जैसा भी आप समझ सकते हैं। 1855 में यहाँ पे लिख देंगे। सेल थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई? सेल थ्योरी did not explain of existence of new cell या born of new cell। न्यू सेल के जन्म के बारे में नहीं बता पाए। एक्सप्लेन अबाउट लिख लो, अबाउट बॉर्न ऑफ न्यू सेल। समझ पा रहे हैं? और ये बात किसने बताई? तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है ना? विराचो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है ना? ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब क्या है? हर सेल अपने पूर्ववर्ती यानी हर कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलके बना होता है। ठीक है ना? एवरी सेल मेड अप फ्रॉम पेरेंट सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या मतलब है इसका? हिंदी में लिख देता हूं मैं। हर कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर
बनी होती है। मतलब मान लो ये एक कोशिका है पहले से, तो एक्चुअल में ये कोशिका से ही नई कोशिका बनेगी। समझ पा रहे हो? यानी ये जो कोशिका है, इस कोशिका से नई कोशिका बनेगी, और वो नई कोशिका बन रही है तो इसका कारण जानते हो? सबसे पहला ध्यान से समझना, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो ये कोशिका है, इस कोशिका ने क्या किया? कोशिका विभाजन किया, सेल डिवीजन किया, मतलब अपने आप को दो पार्ट में तोड़ दिया। अब देखो ये जो कोशिका है जिसके द्वारा नई कोशिकाएं बनी है, ये क्या है? पुरानी कोशिका है ना? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल। और ये जो नई कोशिकाएं बनी है इनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। समझ में आ रहा है? यानी ये जो नया सेल बना, ये नया सेल है ना, ये नया सेल किससे बना है? पुराने सेल से बना है। तो पुराने सेल से नया सेल बनेगा, किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। यानी कैसे एक नया सेल बनेगा इसके बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई। जब रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया, तब जाके ये जब बात आ गई, तब आफ्टर दैट सेल थ्योरी कंप्लीटेड। कब सेल थ्योरी के आफ्टर दैट सेल थ्योरी अगेन, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? अगेन क्रिएटेड। ठीक है ना? अगेन क्रिएटेड, एक बार पुनः क्रिएट की गई, है ना? क्रिएट किया गया और इसके अंदर ये ऐड किया गया। या सीधा ऐसे लिख लो, इट इज एडेड इनटू सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के अंदर ये नहीं था, इसलिए इसको ऐड किया गया। समझ में आया? आई होप समझ गए होगे। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक से क्या हुई? कहानी स्टार्ट हुई। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो मरा हुआ था। जिंदा किसने खोजा? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में किससे खोजा था? सर, तालाब के पानी से। ठीक है ना? वो माइक्रोप्लाज्मा था, बैक्टीरिया था, जिसकी साइज कितनी क्या होती थी? 0.3 माइक्रोमीटर होती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1835 के अंदर, और वो क्या खोज के जाते हैं? सेल का न्यूक्लियस। फिर 1839 में सेल थ्योरी दी जाती है मैथियस लाइडेन एंड टी स्वान के द्वारा। टी स्वान, ओके। उसके बाद चूंकि इनके अंदर क्या समस्या थी कि भैया ये नहीं बता पाते हैं कि नया सेल कैसे पैदा होगा। ठीक है ना? इसके बारे में कौन आते हैं? सर, रुडोल्फ विर्चो आते हैं। रुडोल्फ विर्चो एक्चुअल में क्या बता के जाते हैं कि नया सेल पुराने सेल से पैदा होगा। जो पुराना सेल होगा जिससे पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। और फिर जो नए सेल पैदा होंगे उनको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। फिर ये कहानी फिर से चलती जाएगी। मान लो ये डॉटर सेल है ना, तो ये डॉटर सेल फिर ये भी पैदा करेगी, है ना? तो इस केस में ये क्या बन जाएगी? पेरेंट। फिर ये क्या बन जाएंगे? डॉटर। फिर ये भी पैदा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये पेरेंट और ये क्या बन जाएंगे? डॉटर। समझ आ रहा है ना? तो हर सेल अपनी पुरानी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कवरी वाला पार्ट खत्म कर दिया। अभी सेल के बारे में हम जितना जानते हैं, उस समय की जो जानकारियाँ थी वो भी कम थी। सेल के बारे में स्टडी जानते हैं कब क्लियर हो पाई? जब एक्चुअल में माइक्रोस्कोप की खोज होती है। और माइक्रोस्कोप तब नहीं था, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज होती है। तो इस बार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज होती है। इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर मैं आज नाम ले लेता हूँ तो फिर उसकी कहानी को अच्छे से समझानी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जब खोजा जाता है तब जाके डिटेल में समझा जाता है सेल को। यानी अभी तक जो हमने समझा है या बातें की हैं वो बहुत कम है, नगण्य है एक सेल को समझने के लिए। 1950s का इरा था। 1950s के अंदर क्या होता है? सेल को खोजा जाता है। सोचो, आप जिस सेल मेम्ब्रेन की बात किए ना, जिस झिल्ली की बात की है, वो झिल्ली किस तरीके की होगी? वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बनने के बाद ही होती है। बस मैं इतना हिंट दूंगा कि जो सेल का मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कैसा होगा एक सेल मेम्ब्रेन, वो 1957 में दिया गया था। उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें एक मॉडल आज की डेट में क्या है चल रहा है, जिसके हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था, जो कि 1957 में आया था। और कब आया, क्यों आ पाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की उस समय खोज गई थी। यानी अभी तक जो कहानी चल रही है इसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जान पाए। अभी तो हमने ऊपर चीज़ें समझी है, अंदर की कहानी तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद आती है। ठीक है ना? तो बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।